और इसी वजह से मैं आप सबको और ऊपर बैठे हुए पीएचडी वाले ना उसको कोई अवार्ड देता है कि ना कोई उसको प्रमाण पत्र देता है। लेकिन आपको ऊपर बिठाया है। इसके लिए बधाई। आपने पीएचडी कर ली है, कर ली ना? क्योंकि पहले ऐसा था, हमारे राजभवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो मुझे पूछना पड़ता है कि सही में डॉक्टर हुए हो। मित्रों, बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आप पर आने वाली है और वो जिम्मेवारी निभाने के लिए आज से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं इसी वजह से बातें करती हूं क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या काम करवाते हैं। क्योंकि हमें आदत नहीं है पढ़ने की, सोचने की, रिसर्च करने की, और इसी वजह से जो लेटेस्ट सब कुछ हो रहा है और आने वाले समय में, आने वाले 20-25 साल में क्या क्या होने वाला है, ये आज से शुरू हुआ है। मैं खुद मेरी बात करती हूँ मित्रों, मुझे सब देखना, सोचना, उसकी रुचि लगती है। अभी मैं गुजरात जाकर आई। मैंने पहले से इसरो को बताया था कि मैं आपके यहाँ जो रिसर्च हो रहा है वो देखना चाहती हूँ। तो पूरा प्रबंध वे लोगों ने किया और खुशी इसी वजह से हुई, वे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, परिणाम क्या आया, समय आएगा तब डिक्लेयर करेंगे। लेकिन हम कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके हम जूझ रहे हैं। देखिए, इस साल जो बारिश आई, एक साल पहले भी बारिश आई थी और उसी समय एक साथ उत्तर प्रदेश और बिहार एक साथ 85 लोगों को बिजली ने मार दिया था। पता, याद करो आप लोग, 85 एक साथ, एक ही बिजली वाले। और शायद पहली बार ऐसा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है वहां कि ऐसे एक साथ बिजली गिरती है और लोग मर जाते? पहले भी बिजली गिरती थी लेकिन नुकसान काफी नहीं होता था। आज पशु, मानवी और हमारी संपत्ति को नष्ट कर रही है बिजली। दूसरा, जो पहाड़ी एरिया है, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल, क्या स्थिति बनी इस बार? देखा आप सब लोगों ने कैसे पहाड़ गिरे, कैसे मिट्टी आई, कैसे लोग बह गए, कैसे अपने घरों में घर के साथ बह गए लोग, उनको बचा नहीं पाए लोग। तो ऐसी घटनाएं अभी बन रही हैं। ये है परिवर्तन, ये हो रहा है। इसमें काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक और सफलता हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से एक बेटे को मैं पूछती थी, फिजिक्स लिया है ना, तो सोचो जरा वहां जाने के लिए कि हमें इसरो में जाना है, स्टडी करना है, वो करना है, वो करना है। और इसके लिए भारत सरकार ने कई नई प्रकार की योजनाएं बनाई, बजट अलॉट किया और एक बजट का उपयोग यूनिवर्सिटी को ही करना पड़ेगा, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं कर पाती है। क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन कौन से पॉइंट पर, कौन से विषय पर हमें रिसर्च करना चाहिए वो सोचना पड़ेगा मित्रों।
कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुझे मिलने के लिए आए थे। हम रिसर्च की बात करते थे, ये चिंता व्यक्त करते थे। मैंने क्या कहा कि रिसर्च के लिए हम पीछे हैं। कोई यूनिवर्सिटी को रिसर्च में पूरा मार्क्स नहीं मिला है, कम मिला है, नहीं मिला है, 0 मिला है। क्योंकि रिसर्च के लिए हमें फंड चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समय देना चाहिए, रात भर काम करना चाहिए, तब जाकर ही रिसर्च के परिणाम प्राप्त होते हैं। और जब ये मैं बात करती थी तब योगी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि मैडम, मैं तो रिसर्च के लिए आज कोई आएगा तो आज ही उसको रिसर्च के लिए फंड दे दूंगी, लेकिन कोई आता ही नहीं। बताइए मुझे, सरकार फंड लेने के लिए तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार नहीं है। और प्रोजेक्ट तैयार होगा तो इसका रिसर्च परिणाम, फल क्या आया, वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूं। अभी राजभवन में 1-1.5 महीने पहले नीति आयोग के एक विंग के चेयरमैन की अध्यक्षता में हम लोगों ने रिसर्च पर एक मीटिंग करी थी और पूरा दिन मीटिंग चली थी। काफी कुछ चर्चा के अंत में कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि नीतियां ही नहीं बदलते हैं। भाई 15 साल पहले आपने कोई नीति बनाई, अब 15 साल के बाद वही नीति नहीं रहती है मित्रों। इसमें कुछ बदल करना पड़े। उसी समय 15 लाख रुपया देते होंगे, आज साधन खरीदने के लिए जाते हो तो 25 लाख का तो एक साधन आता, 1 करोड़ का एक साधन आता है, और आप पकड़ कर बैठे हो कि 15 लाख रुपया देंगे तो कैसे रिसर्च होगा। बजट है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, वो पकड़ कर बैठे। और इसी वजह से जिस दिशा में रिसर्च होना चाहिए वो नहीं। दूसरा, अब ये बिजली और एक पहाड़ बरकते हैं, इसके लिए निसार नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ और आज ऊपर घूम रहा है। वो स्टडी कर रहा है मित्रों कि कैसे बिजली होती है, क्यों ऐसा होता है, और इसका रिजल्ट आने वाला है, परिणाम मिलेगा आप सब लोगों को। तो ये रिसर्च है मित्रों। दूसरा, सुनामी। जापान जैसे देश, आसपास पूरा समुद्र, और सुनामी से वो परेशान तो होते ही है, लेकिन उनका घर, उसका रास्ता, इसका ये बनाया हुआ है कि ज्यादा उसको नुकसान न हो। अब ऐसे रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ सुनामी आई भी तो क्या किया हम लोगों ने? अर्थक्वेक 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया, मैं साक्षी हूं इसकी। हमारी पूरी स्कूल्स, भवन सब ध्वस्त हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। 20,000 से ज्यादा लोग अर्थक्वेक में मर गए थे। उसको जलाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। एक साथ 10,000 लोगों की शव जलाते थे, ये भी मैंने देखा है। अब अर्थक्वेक क्यों आता है, इसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत सरकार ने इसमें नेतृत्व किया है और वो देखने के लिए मैं इसरो में गई थी। वहां रिसर्च हो रहा है। सुनामी, अर्थक्वेक मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैंने स्वयं देखा। वहां आप जैसे छोटे छोटे बच्चे ही थे भी, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग। इतनी लड़कियां वहां काम करती थी रिसर्च में, और कभी कभी पूरी रात। थोड़ा सा रिजल्ट मिलने लगता है तो बोलती है कि हम घर नहीं जाते, आगे आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। ऐसे करते करते हम 2 नाइट, 3 नाइट, 2 दिन वहां ही बैठकर खा लेते हैं और हमारा काम आगे करते रहते हैं। ये कमिटमेंट, तब जाकर परिणाम प्राप्त होता है मित्रों।
और मुझे इतनी खुशी हुई कि भारत सरकार ने जो रिसर्च का उपयोग शुरू किया है, समुद्र की गहराई में कई कई मशीनें काम कर रहे हैं मित्रों। तो ये रिसर्च है और इसी वजह से मैं हमारे कुलपतियों को ये कहना चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, उनको ऐसे ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए और शक्य हो तो एक साथ मिलकर, अभी शुरू हुआ है रिसर्च, ज्वाइंट रिसर्च करना, ज्वाइंट बुक्स लिखना, ये सब कुछ ये करवाने की जरूरत होती है। कभी कभी हम खर्च कर देते हैं, कपड़े में खर्च कर देते हैं, वो इसमें खर्च कर देते हैं, थोड़ा पैसा बचाओ, आप भी सहयोग करो, यूनिवर्सिटी थोड़ा सहयोग करे, 20-25 ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर जाए और ये काम करे मित्रों। ये बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ही हमारे बच्चे जो आज देखेंगे तो उसको विचार आएगा कि हाँ ये करने जैसा है, समय करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जो लाभ मिलने वाला है ना, ये तो देश को ही मिलने वाला है, सिर्फ देश को नहीं है, पूरे विश्व को मिलने वाला है मित्रों, पूरे विश्व को मिलने वाला है। हमारे बीच में जियो के अध्यक्ष बैठे हैं, कितना बड़ा काम किया है देखिए। और मुझे पता है कि जहां डिफिकल्ट है बाहर रखना, वो बाहर का काम करना, वहां BSNL नहीं करती है, वो छोड़ देती है। और मैंने ऐसा काम जियो के पास करवाया जो BSNL करने के लिए तैयार नहीं था, उनको मैंने कहा करके मुझे दिखाओ और दिखाया। तो ये कमिटमेंट होता है, काम करने का जज्बा होता है कि हमें काम करना है, दिखाना है, सब कुछ काम। तो ऐसी सारी बातें हमारे सामने है मित्रों, और इस दिशा में आप लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे पास 1 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां है। आज तक सभी पांडुलिपियां कमरे में बंद रही, किसी ने खोला ही नहीं, देखा तो खोला नहीं तो देखा कैसे। लेकिन प्रधान क्यों इसमें हमारा ज्ञान समाहित है मित्रों। कितने लोगों ने कितने सालों से उस पर सोचा है, काम किया है, रिसर्च किया है। आयुर्वेद हो, जंगलों में बैठकर वे लोगों ने ऐसी औषधियां शोधी हो, पर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम खोलते नहीं है। और इसी वजह से भारत सरकार ने जितनी पांडुलिपियां पूरे देश में है, संस्थाओं में है, संतों के पास है, कहीं लाइब्रेरी में होगा, इस सब का एक समागम अभी 1 महीने पहले हुआ दिल्ली में। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें उपस्थित रहे और अभी डिजिटलाइज हो रहा है। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है सबको, और इसमें फिर रिसर्च करना है कि क्या है भाई इसमें, इसका उपयोग हम जनहित के लिए, प्रजा कल्याण के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने खुद काशी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहली बार जब मैं गई, आज से 5-6 साल पहले, सबसे मैंने कहा कि मुझे पांडुलिपि देखनी है, मुझे बताइए। और वहां गई, इतनी निराश हुई, फट गई थी, सब दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसा काम हम करें कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब ये सब कुछ काम करने के लिए पैसे चाहिए, हम भवन बनाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा काम करने के लिए पीछे हटते हैं। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बात करी कि आपके ही मत विस्तार में है, उनको पता था, तुरंत एक्शन में आए और बजट दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज इतनी सुंदर तरीके से तो आप जैसे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। अभी मैं देख कर आई, काम तो बहुत ही स्लो करना पड़ता है। एक ही पेज को सफाई करने में, एक ही पेज को तैयार करने में, टूटा हुआ है उस रिपेयरिंग करने में पूरा 1 घंटा लगता है।
कितनी विधि में से पास होता है, तब जाकर एक पेज तैयार होता है। ऐसा ज्ञान हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन न हमें समय है देखने का, न है हमें पढ़ने का। मित्रों, आप में से कोई एक दो स्टूडेंट्स भी ऐसे मिले कि हाँ मुझे इस पर पीएचडी करना है, मैं तो उस पर देखना है, उस पर स्टडी करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, उसकी बुक बनाना है और समाज को मुझे देना है, ये भी पीएचडी है। मित्रों, पीएचडी मतलब ये संशोधन करना, कुछ केमिकल का उपयोग करना, वो करना, ये सिर्फ इतना नहीं है। एक बुक आप लीजिए और इसमें क्या है, क्योंकि वो ऐसी भाषा में है जो ये भाषा हम नहीं जानते हैं, तो ट्रांसलेशन होगा और ऐसी बुक तैयार होगी हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, तब जाकर एक ज्ञान धीरे धीरे करके सब लोगों के पास जाएगा। तो ये काम हमें करना है। मित्रों, आप लोगों ने बुक का विमोचन मेरे पास करवाया और मैं चाहती हूं कि 1 साल के बाद जब आप ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हो तो 1 या 2 बुक हमारे अध्यापक ऐसी पांडुलिपि का प्रयोग करिए, लाइए, इसकी जेरॉक्स करिए, इसका ट्रांसलेशन करिए, लोकल लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन करें, समाज में उपयोगी बनेगा। तो ये करिए काम। ऐसे कई स्थान है मित्रों कि देखने जैसे है। एक अभी मैंने सभी यूनिवर्सिटी को राजभवन में बुलाकर गांधीनगर में हमारी एक अच्छी पुस्तकालय, मतलब उसका नाम है, क्या है भाई, आप जो पीएचडी करते हो ना तो कॉपी करते हो, किसी ने पीएचडी किया, इसमें 50% उठा लेना और हमारा 50%, उसका 50% करके पीएचडी हो जाना। अभी देखो यूजीसी ने काम किया कि आप सिर्फ 10% तक आप कहीं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि आपकी पीएचडी में कितनी कॉपी है, दूसरी पीएचडी में से कितनी कॉपी की, ये हमारे पास नहीं था। वे लोगों ने बनाया और आपकी जितनी कॉपियां बाहर निकलती है ना, वे ढूंढते हैं और वे तय करते हैं कि इसमें सिर्फ 5 के 10% ही कॉपी है, तो ही इजाजत मिलती है, बाकी रद्द हो जाती है। तो ऐसे कई साधन हमारे ही लोगों ने बनाए हैं। जो प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ये तो हमारा ही काम है भाई। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रखना और उसका लाभ उठाना, ये सही नहीं है। तो ऐसे काम पूरे भारत भर में हो रहे हैं और ये दृष्टि से सरकार प्रयास करेगा इसमें ले जाने के लिए। अभी मैंने एक दूसरा अभियान शुरू किया है। अभी तक मैं आती थी तो काफी कुछ ध्यान में आता है, बच्चे आते नहीं हैं, क्लास 50 का है लेकिन देखते हैं तो अंदर 10 बैठे हैं, 10 से 5 हो जाते हैं और 5 होने की वजह से अध्यापक क्लास में नहीं जाता है, अपने कमरे में बुलाकर पढ़ाता है। देखो ऐसा भी मैंने देखा और इसी वजह से अभी क्लासरूम कैसा है, सरप्राइज विजिट हो रही है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कितने लेक्चर ले रहे हैं, कितने समय का लेक्चर है, कितने अध्यापक है, उनके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, आपकी लैब कैसी है, आपका हॉस्टल में खाना कैसे पकाता है, इस सब कुछ की एक पूरी टीम बनाई। मैं इधर बैठती हूँ 2 घंटा 3 घंटा, तब तक हमारी पूरी टीम आपका सब कुछ देकर मुझे दे देते। अभी मैं बोलूंगी, अभी तो मैंने दूसरी बात करी आपको, लेकिन जो आज मैं कहूंगी आप सब लोगों को, ये आपको शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें हमारी आदतें सुधारनी पड़ेगी, हमारी आदतें सुधारनी पड़ेगी। और जब ये सब मेरे सामने आता है तब मुझे अतिशय दुख होता है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हमारी ड्यूटी क्यों हम पूरी नहीं निभाते हैं। मित्रों, तो एक है मित्रों, देखिए
शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में बैठकर न केवल पाठ्य पुस्तक से बल्कि उनके अनुभव और जीवन दर्शन से सीखते हैं। गुरु शिष्य का संबंध ज्ञान केवल किताब से नहीं बल्कि संवाद और विचारों की उस गहराई से उपजता है जो कक्षा में मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों की कम से कम उपस्थिति 75% हो। आपका जीआर मैंने भेज दिया है कि आपकी पहली परीक्षा होगी। 75% उपस्थिति अनिवार्य रूप से जुड़ी गई है और नहीं आओगे तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। और उसका कड़काई से पालन करना है, वीसी को कड़काई से पालन करना है, कुल सचिव हो, वित्त नियंत्रक हो, परीक्षा नियंत्रक हो, सबको कड़काई से पालन करना है। यदि आपने पालन नहीं किया तो शिक्षा अध्यापकों को होगा। ये सुन लीजिए, 70 पता चला है सब लोगों को। 75% बैठिए क्लास में जाकर, पढ़ाइए अध्यापक क्लास में जाकर, शिक्षित करिए, चारित्र निर्माण करिए। आज चारित्र निर्माण किस तरह ध्वस्त हो रहा है ये हमें पता रहता है जब एक घटनाएं देखते हैं तब। और इसी उम्र में ये सब कुछ शुरू होता है मित्रों। इतना ही नहीं, आप जरा विद्यार्थियों को ले जाइए जो पॉक्सो एक्ट के नीचे जितनी संस्थाएं हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में, इधर भी होगी, जिसको कलेक्टर और न्यायालय देखता है मित्रों। जहां देखिए तो सही वहां जाकर 15-13 साल की बेटियां मां बनकर वहां आती है। प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट बेटियां है। कैसे हुआ सब कुछ? क्योंकि हमारी ये कमी है, जिस उम्र में जिसको जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए बुराइयों का, वो हम देते ही नहीं। अभी 10 दिन पहले मैंने किया, मैंने जिम्मेवारी ली थी कि मैं इसमें काम करूंगी। और इसी वजह से बहुत ही दुख होता है कि हमारी बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है और बेटियां क्यों इसका अंदर में आ जाती है। क्या मिलता है वे लोगों को? जीवन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है मित्र। उसमें पढ़ने का समय है, पढ़ो। पढ़ने का समय है, पढ़ो। आपके माँ बाप को पढ़ाना चाहते हैं, माँ बाप को भी पता नहीं है कहां भटकते हैं लोग। और इसी वजह से अनिवार्य रूप से 75% आपको इधर रहना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि 75 नहीं होगा तो आपकी एग्जाम नहीं ली जाएगी, घर पर। दूसरा, विश्वविद्यालय की गरिमा उसकी परीक्षा प्रणाली की दृढ़ता और निष्पक्षता से तय होती है। मैं पेपर पढ़ती हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, पेपर के माध्यम से मेरे पास कटिंग सुबह में 7 बजे आ जाता है। और ये सब देखने के लिए मैं समय निकालती हूँ। और फिर मुझे जहां सूचना पहुंचानी है वहां सूचना पहुंच जाती है कि गलत कर रहे हो आप लोग, इसमें ये आता है। फॉर्म भरने का समय बीत गया, अभी आगे बढ़ाओ, अभी आगे बढ़ाओ, करते करते समय बर्बाद कर रहे हैं लोग। समय पे फॉर्म भरना चाहिए, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या है आपके पास कि वो नहीं कर सकते आप लोग? यदि परीक्षाएं विलंब से हो या परिणाम समय पर न आए तो छात्र का भविष्य अंधकार में हो जाता है। और 10 विद्यार्थी नहीं भरते, इसके लिए 100 विद्यार्थी तो नुकसान होता है। जरा समझो सब लोग। परीक्षाएं और परिणाम केवल कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन की दिशा तय करने वाले पड़ाव है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षाएं निश्चित समय पर हो, समय सारणी पहले से घोषित की जाए और परिणाम पूर्व निर्धारित तिथि पर ही घोषित हो। तभी हमारे युवा अपने भविष्य को आत्मविश्वास से गढ़ सकते हैं। कभी परिणाम है, कभी परीक्षा कर। ऐसा कैसा है? पहले से तय कर लो, इसके आगे हमें तारीफ नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ा है तो नहीं, जाओ अनपढ़ रहो। विश्वविद्यालय की डिग्री डिजी लॉकर में करी है क्योंकि आपको परेशानी थी, मुझे पता है। अंक तालिका में या कहीं भी अंदर गलती आई तो सुधार करने के लिए जाना पड़ता था। और 3 साल पहले जब मुझे पता चला कि लगभग 25 लाख डिग्री कमरों में बंद पड़ी हुई है, क्यों? तो एक डिग्री चेंज करवाने के लिए 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया इकट्ठा करो और लेकर आओ। तो मैंने निर्णय किया
सभी बच्चों को डिग्री वापस करो और अंक तालिका उसको दे दो। 1 रुपया आपको नहीं लेना है, कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री पढ़ी नहीं लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग बताया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, डिजी लॉकर में डालो, डाउनलोड करो, ले लो, प्रिंट निकालो। यूनिवर्सिटी में आने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों इसके लिए। और आज भी आपने देखा पिछले 3 साल से डिजी लॉकर में ये जाती है, लेकिन आप जरा सिखाइए उसको। आज का युग वही है जो नवाचार और शोध की शक्ति को अपनाता है। विश्वविद्यालयों की पहचान उनकी शोध परक गतिविधियों से होती है। मैं एक यूनिवर्सिटी देखने के लिए गई थी और वो स्टूडेंट्स के लिए वे लोगों ने जो व्यवस्था की थी ना, सेना के लगभग 20 प्रोजेक्ट, सेना के 20 प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी को मिला था और उस पर गहराई से स्टूडेंट्स रात दिन रिसर्च करते थे। उनके लिए सभी व्यवस्था थी वहां। उनको लगता है कि मुझे भी आराम करने की जरूरत है तो वहां बेड भी था। उनको लगता है कि हमें खाने की जरूरत है तो वहां किचन भी था। उनको लगता है कि हमें और गाइड करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए तो वहां अध्यापक था और समय पे रिसर्च करके सेना को पहुंचाते थे मित्रों। ये मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा है। विश्वविद्यालय विभिन्न विषय आधारित प्रोजेक्ट तैयार करें और भारत सरकार व अन्य संस्थाओं से अनुदान सहयोग प्राप्त करें तो निश्चित ही वह राष्ट्र की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। कृषि, विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान, नवाचार, हर क्षेत्र में शोध की असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं प्रयासों से विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान न रहकर ज्ञान और नवोन्मेष की प्रयोगशाला बन सकते हैं। एमओयू साइन करो अभी परसों 9 तारीख को। इसमें इतना इंटरेस्ट मैं लेती हूँ सर। G20 के समय पे उत्तर प्रदेश लखनऊ में 18 वो हमारे एम्बेसडर आए थे। 18 सब लोगों ने मैंने बुलाया, आओ राजभवन में, और सभी यूनिवर्सिटी के वीसी, कुल सचिव सबको बुलाया, एक दूसरे का परिचय करवाया। क्या करना है वो उन्होंने विषय रखा, हम लोगों को क्या चाहिए वो विषय रखा, और लगभग 6 घंटा इस अलग अलग प्रकार के विषय पर चर्चाएं हुई, क्योंकि अलग अलग कंट्री के थे वे लोग। और मैंने कहा कि आप मदद करिए हमारी यूनिवर्सिटी को, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन करना, पीएचडी में सहयोग करो। वहां विद्यार्थी आए, आपके विद्यार्थी इधर आए, पढ़े एक साथ, ज्वाइंटली बुक लिखे, रिसर्च करें, और इसमें इतनी प्रगति हुई है कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। ताइवान 9 तारीख को राजभवन में पूरी टीम आ रही है और हमारी 10 यूनिवर्सिटी के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के साथ, ताइवान की अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ हम एमओयू साइन कर रहे हैं। एमओयू साइन कर रहे हैं तो सीखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए मित्रों। एमओयू तो साइन हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। एमओयू का एक पत्र तैयार कर दिया, साइन कर दो, साइन कर दो, लेकिन प्रवृत्तियां कहाँ करते हो? आदान प्रदान होना चाहिए, लेक्चर होना चाहिए, आपका लेक्चर वहां, उनका लेक्चर इधर, ऑनलाइन रिसर्च होना चाहिए जॉइंटली। भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, आइए हमें मदद करिए रिसर्च करने में, और सब लोग तैयार हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को दूसरे कंट्री में से लाने के लिए उसका खर्च उठाते हैं। ढूंढिए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो खर्च देते हैं बच्चों के लिए, ये भी करना चाहिए मित्रों। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम चलाए, समझौता अपना हस्ताक्षर करें। नेक का परिणाम और एनआईआरएफ का परिणाम आने के बाद सभी विश्वविद्यालय में विदेशी फॉरेन स्टूडेंट की संख्या बढ़ चुकी है मित्रों। जहाँ 2-5 आते थे, आज वहां 50-50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 250 स्टूडेंट आ रहे हैं। ये इसकी इमेज है। यदि आपके पास मूल्यांकन ही नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी कई स्थिति में है, यही आप नहीं बता सकते तो कौन आपके यहाँ आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। और
आज के 21वीं सदी के विद्यार्थी ये देखता है कि निक में क्या है, नारे में क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है, कौन से स्टेज पर है, तब जाकर कोई स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आता है। और एक काम यूनिवर्सिटी ने किया मित्रों, हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया। इतना ही नहीं, मैं तो इसी बात में बहुत कड़क हूं मित्रों, करना है तो करो, नहीं तो बताओ। 5 घंटे के समय मैं आपको देती हूं और 5 घंटे तक आप जो सलाह सूचन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, ये जब वापस आते हो तो इसमें से कुछ नहीं करते हो, तो मतलब ये हुआ कि आपको करना ही नहीं है। तो जौनपुर यूनिवर्सिटी ने भी A+ प्राप्त किया है मित्रों, उनके लिए तो मैं बधाई देती हूँ। लेकिन NRI में आगे जाना है आपको। कितना अच्छा परिणाम आया है। 2 हमारी यूनिवर्सिटी, 2 मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, 2 यूनिवर्सिटी जो 1000 में भी हम कहीं नहीं दिखाई पड़ते थे, वो 100 के अंदर आया है। ये परिणाम है। सब लगे हैं मित्रों, स्टूडेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं, अध्यापक सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, कई वर्कशॉप हो रही है। और वर्ल्ड रैंकिंग के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और गोवा में 3 दिन वर्ल्ड की 50 यूनिवर्सिटियां आई। हमारी 12 यूनिवर्सिटी हम लेकर गए, मैं भी गई वहां, 3 दिन रुकी, सबके साथ चर्चाएं करी। 9 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ। वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोगों ने हिस्सा लिया और हमारी 7 यूनिवर्सिटी 100 के अंदर 2 और बाकी 5 125 के अंदर आई है मित्रों। एक का पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास क्वालिटी है, पहचानो, बस इतना ही मुझे कहना है। पहचानो, आपके जो अंदर बैठा हुआ है ना, उसको पहचानो, समझो दुनिया को क्या चाहिए और उसको हम दे सकते हैं। एक क्षमता हमारे पास है मित्रों। पहले भारत की स्थिति कैसी थी, कोई पूछता था? आज भारत की स्थिति कैसी है? जो कोई व्यक्ति 11 साल में पूरा विश्व का नेतृत्व करने वाली क्षमता रखता है और करके दिखाया, झुकाकर दिखाया, यही शक्ति आप सब में भी है। और ये छोटे छोटे बच्चे, सुनाया ना आपको, एक क्षमता है। और इसी वजह से कई प्रकार के कार्यक्रम ऐसे 5 गांव नहीं, कई जगहों पर चलता है और मैं खुद चला रही हूं। तो एक क्षमता को बाहर लाने का प्रयास, भाई कोई प्राइमरी स्कूल नहीं कर पाएगी, कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं कर पाएगी, वो तो यूनिवर्सिटी ही कर सकती है, कॉलेज कर सकती है, क्योंकि सोच है, उम्र है, ज्ञान है, नॉलेज है, वही कर सकती है। और इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ रही है। बढ़ाइए मित्रों, काम करिए। अब लास्ट, खास करके अध्यापक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो तो फिर अध्यापक के लिए होना तो चाहिए ना। कान खुला रखकर सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 13 भवन ऐसे हैं जिसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। सही है? 2018 में बने इस भवनों की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच चल रही है। कब से चल रही है? 18 से। 7 साल हुआ। जांच का परिणाम क्या है? क्या मुझे बुलाना पड़ेगा सब लोगों को? मूल्यांकन भवन 4 मंजिला का बनना था, 2 मंजिल तैयार हुई, जिसमें काम एकदम धीरा चल रहा है। ऊपर की 2 मंजिलें अधूरी पड़ी है। जल निगम को लिखा गया है पूरा कराने के लिए। अब जल निगम सो गया है। देखिए, 3 गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन किसी भी हॉस्टल में पूरी क्षमता से एडमिशन नहीं हुए। अभी छुट्टी चल रही है, दीक्षांत की छुट्टी दी गई है।
किस वजह से छुट्टी दी गई है और 2 अक्टूबर से छुट्टी दी गई है। क्षमता 140, प्रवेश 73। दूसरी हॉस्टल में क्षमता 98, प्रवेश 71। तीसरी क्षमता 70, इसमें से 49। 5 बॉयज हॉस्टल है प्लस एक अनुसूचित जाति की, उसमें भी 2 छात्रावास में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसके छात्र दूसरी हॉस्टल में रहते हैं, इसमें भी कम प्रवेश हुई है। अब बच्चे हॉस्टल में रहना नहीं चाहते हैं कि हॉस्टल में पूरी सुविधा नहीं है क्या कि हमारी क्षमता नहीं है कि आते हैं बच्चों को तुरंत उसको अलॉट करें। हॉस्टलों में मरम्मत और कलर काम चल रहा है, स्थिति ठीक है। छात्रों के नहीं होने से कोई बातचीत छात्रों के साथ नहीं हुई क्योंकि छात्र नहीं थे, नहीं तो छात्रों के साथ असल स्थिति छात्र बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थिति क्या है, लेकिन इससे अब वंचित रह गए। महिला छात्रावासों में किचन एक ही जगह पर है, खाना तीनों छात्रावास में अलग डाइनिंग हॉल में दिया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास 2018 से बना हुआ है, 204 कमरे हैं और क्षमता 408 की है। वहां कोई बॉयज को प्रवेश नहीं दिया है। सुरक्षा कर्मी बाहर से आए पुलिस को कमरे दिए जाते हैं। गोरखपुर में ऐसा था, हम लोगों ने खाली करवाया। अब सीएम के नाम से पुलिस वाले इसमें 2 मंजिलों पर रहते थे। अब जब योगी जी को बात करी तो योगी जी को मुझे तो पता ही नहीं। अब वो योगी जी के नाम से कि उनकी सुरक्षा करने के लिए हमें रहने दो, खाली करवाए, गए सब लोग। अब मुझे पता नहीं है क्या, अभी बैठेंगे जवाब के लिए। शोध के लिए पीएम उषा से 20 करोड़ मिले हैं। इसके उपरांत अन्य योजना से 7 करोड़ केंद्र सरकार से मिले हैं। उसका जरा क्या किया, जरा मुझे बताइए। पीएम उषा तो फेल हो गई है। मैंने दूसरे राज्यों में इंक्वायरी करवाई कि भाई पीएम उषा का पैसा का उपयोग किस तरह हो रहा है। सब लोगों ने मुझे ये बताया कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दिया गया है और यूनिवर्सिटी खुद काम कर रही है। पुस्तकालय रंगरोगान हमारा थયેલ છે। ई लाइब्रेरीમાં પણ 23,000 बुक्स है, 20 कंप्यूटर सिस्टम ठीक है। इंडोर स्टेडियम अच्छा है, कूलिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा एग्जॉस्ट छत पर बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांजिट हॉस्टल है जिसमें शिक्षक रहते हैं, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, साफ सफाई भी अच्छी नहीं है। दारू की बोतलें पड़ी हुई होगी, पड़ी है, ड्रग्स आता है। देखिए स्थिति आप लोगों की। जो हॉस्टलों में मैंने पता किया है, जितने लगभग 5 के 6 यूनिवर्सिटी में इसी तरह हम लोगों ने पता करवाया, विदेशी दारू का अड्डा पी कर बाहर फेंका हुआ, हम लोगों ने उसका फोटोग्राफ लिया है। मंत्री जी को बताया कि देखो आपकी स्थिति। ड्रग्स आता है क्योंकि बाहर ऑर्डर मिल जाता है भोजन का, ये भेजो ये भेजो ये भेजो, इसमें ड्रग्स भेजो और ड्रग्स आ जाता है। यार ड्रग्स पीकर क्या करोगे आप लोग? दुनिया को हिला देंगे। मैं तो आपकी मम्मी नहीं हूं ना। ऐसे जो बेटा पकड़ा गया है ना, तो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो चारित्र कैसा होना चाहिए हमारा। ऑडिटोरियम के बाजू में कचरों के भंगार सामान भरा हुआ है, वो तो सभी यूनिवर्सिटी में है, जिसको निकाल कर सफाई करने की जरूरत है। ये सभी आपके लिए पीछे बैठे हैं। मुझे बताओ कितना सामान कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, क्यों नहीं निकालते हो? तो वीर सावरकर का भवन में बड़े हॉल बने हुए हैं, अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसका योग्य उपयोग हो सकता है। ग्राउंड फ्लोर मतलब G+1 है। अब मैंने आपको बता दिया, उसको सुधार करना जरूरी है। और दोनों मंत्रियों को मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाइए
हॉस्टल देखिए, खाना देखिए कैसा है, ड्रग्स कितना आता है देखिए। भाई 2 मार्क्स कम आएगा तो चलेगा, छोड़ो सर ये सब। क्या ड्रग्स खाते, क्या दारू पीते, दारू पीकर पढ़ाएंगे, अध्यापक भी पीते होंगे। यदि नहीं पीते होंगे तो पूरा कैंपस दारू मुक्त हो जाएगा। राजभवन को दारू मुक्त बना दिया है हम लोगों ने, किसी का नहीं चलेगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए हर अध्यापक का कि इधर ऐसी कोई गलतियां नहीं चलाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो कड़काई से उसका माँ बाप को बुलाओ, पहले ले जाइए आपके बेटे बेटी को, नहीं जरूरत है हमें। दुनिया सर करने के लिए हमारा प्रयास है मित्रों, विश्व को जीतना है, हमें दिल से जीतना है, युद्ध बंद करवाना है, शांति से सबको रहना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा स्लोगन है मित्रों, हमारा ध्येय है, हमारा सपना है। कैसे हम साकार करेंगे? जब हमारी स्थिति ऐसी होगी तो हम ऐसे ऐसे डोलते होंगे तो क्या करोगे? सोचिए जरा मित्रों, गंभीरता से सोचिए। और आप जो करोगे ये आपकी नई पीढ़ी करेगी, छोटे छोटे बच्चे करेंगे, उनको ये लगेगा ओ ये तो अच्छा है। मित्रों बहुत ही संकल्प करिए, जीवन पहले अपने आप संकल्प करिए कि आज से सब छोड़ा, नहीं चाहिए, हॉस्टल में नहीं चाहिए। हॉस्टल के डायरेक्टर क्या करते हैं, क्या देखते हैं वे लोग? किचन में एक्सपायर्ड डेट के साधन, मसाला है एक्सपायर्ड डेट, आप लोग खाते हो तो आप तो देखिए ना जाकर, क्या आपको फुर्सत नहीं है सबको देखने की? ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड डेट, और आपको खिला रहे हैं, आप पैसा दे रहे हो। जरा गंभीरता पूर्वक सोचिए सब कुछ मित्रों। ये राज्यपाल का काम नहीं है, लेकिन अब राज्यपाल यही भी काम कर रहा है, आपको करना है। और आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी बेटियां तो अपनी अपनी हॉस्टल में सब कुछ देखें, क्योंकि उनको घर संसार चलाना है। बेटों को आदत डालिए, आप भी देखिए बॉयज वाले, आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। माँ बाप मेहनत मजूरी करके खेतों में जाकर, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में काम करके आपको पैसा भरते हैं, आपकी फी भरते हैं, आपके कपड़े दिलवाते हैं, कंप्यूटर दिलवाते हैं, सब कुछ दिलवाते हैं। याद सोचिए मित्रों, माँ बाप ने क्या ये इच्छा रखी थी आपके पास तो मेरा बेटा वो करेगा? उनको जब उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा वहां ये करता है, तब उसका आघात होगा कि मैंने इसी वजह से वहां नहीं भेजा। आघात मत दे माँ बाप को। आप वृद्धावस्था समाज सेवा नहीं करोगे तो चलेंगे, लेकिन जीते जी उसको मार न दीजिए मित्रों।